सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन शॉट कंप्लीट वीडियो ऑफ अरेंज चैप्टर जो कि बीएससी केमिस्ट्री में रहता है, उसके पूरे वन शॉट रिवीजन के बारे में। ठीक है, अलॉन्ग विद द नोट्स। तो नोट्स भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे। आप देख सकते हो नोट्स की क्वालिटी एक नंबर है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम लिख लिया है 3 स्लाइड्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद सारे स्लाइड्स में नोट्स हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया है और लास्ट में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप्स तक ख़त्म किया है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, अरेंज चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि लगातार पिछले 6 साल से रिपीट होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात करेंगे हकल रूल या फिर हकल लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये पिछले 6 साल में 6 साल आया है, तो ये आप जान सकते हो कितना ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो आपके 10 में से 8 नंबर तो बिल्कुल ही आ जाएंगे, एकदम आसानी पूर्वक आ जाएंगे आपके 10 में से 8 नंबर। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 10 नंबर का ये चैप्टर है तो 8 नंबर पक्के से आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप। ये भी पिछले 6 साल में 6 साल आया है, ये भी पिछले 6 साल में 6 साल आया है। यहाँ पे ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी कम है। नाइट्रो ग्रुप आपका हमारा पूछा गया है मेटा पोजीशन पे, उसका क्या इफेक्ट होगा वो बताओ। पिछले 4 साल आया है 6 साल में से। NH2 3 साल आया है और CH3 2 साल आया है और OH सिर्फ एक ही बार आया है। उसके बाद अगर बढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन विथ मैकेनिज्म पूछा है पिछले 5 साल 6 साल में से। साइक्लिक कार्बोकेटायन एरोमेटिक क्यों नहीं है, ठीक है, वो पूछा है पिछले 5 साल में से, पिछले 6 साल में से 5 साल, सॉरी। ठीक है, और CP कैटायन, CP मतलब कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, वो एरोमेटिक क्यों नहीं है वो पूछा है एक बार। ठीक है, और ये पूछा है साइक्लिक कार्बोकेटायन का एरोमेटिक कैरेक्टर अगर आपको बताना है तो वो पिछले 5 साल में पूछा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नाइट्रोजन इन बेंजीन, वो पिछले 6 साल में से 4 साल आया है। NH2 का डायरेक्टिंग ग्रुप मैंने बताया 3 साल आया 6 साल में से। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिक कैरेक्टर आपको 2 साल आया है पिछले 6 साल में से। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स 2 साल आया है। सल्फोनेशन इन बेंजीन 2 साल आया है। कैक्यूले रूल जो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में अलग से बनवा के, वो आया है 2 साल। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यूजिंग MOT भी आया है 2 साल। फिर अगर आपके यहाँ तक सारे हो जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 10 में से 8 नंबर या फिर 8.5 नंबर तो श्योर है। अगर आपको 10 में से 10 लाना है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कर लेना, वो भी पिछले 6 साल में 1 साल आया। साइक्लिक कार्बोकेटायन एरोमेटिक, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर आपको बताना है, वो पिछले 6 साल में 1 साल आया है। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन ईजी क्यों होता है बेंजीन से, वो आया है 1 साल। टॉल्यून से बेंजीन बनाने का रिएक्शन पूछा है। बेंजीन सल्फोनिक से बेंजीन बनाने का रिएक्शन पूछा है। बेंजीन का हेलोजिनेशन का रिएक्शन पूछा गया है। बेंजीन से एनिलीन बनाने का रिएक्शन पूछा गया है। और सोडियम बेंजोनोएट से सोडा लाइम बनाने का रिएक्शन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंक्लूजन ये है कि आपको पहली स्लाइड अच्छे से कर लेनी है। दूसरी स्लाइड आपको कहाँ तक करनी है, यहाँ तक कर लेनी है, जहाँ पे पिछले 2 साल में से 2 साल वाले टॉपिक्स कर लेना है। ठीक है, लास्ट साइड करो या ना करो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको पहले बोलूँगा पहले ये 4 चैप्टर करो, ताकि आपके यहाँ पे 6 से 7 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। दूसरी स्लाइड करोगे तो आपके 8.5 नंबर पक्के हो जाएंगे 10 में से, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं आए तो फिर अलग बात है। ठीक है, लिख के ले लो, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पिछले मैंने अपने मन से तो नहीं दिए हैं, ये पिछले 6 साल के पेपर्स का एनालिसिस भी बता रहा है। ठीक है, कि किस टॉपिक की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो हकल हमारे जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्पेशल स्टेबिलिटी निकाली जिसका नाम एरोमेट्रिसिटी था। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसके लिए हकल ने एक क्राइटेरिया बनाया। ठीक है, एक बार मैं पॉइंटर से सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो क्राइटेरिया बनाया कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उसके पास p ऑर्बिटल होनी चाहिए उसकी हर एक साइकिल के एटम में। ठीक है, और वो हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है वो प्लेनर रहना चाहिए। ठीक है, और जो फोर्थ क्राइटेरिया था वो ये था कि कंपाउंड जो है हमारा वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करना चाहिए, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ रिंग्स था। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आपको दिख रही है एक रिंग है तो n=1 हो गया, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, n की वैल्यू 1, तो हमारे पास हो गया टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ये प्लेनर है। ठीक है, और ये साइक्लिक भी है, तो मतलब ये हमारा कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। सिमिलरली अगर हम नेफ्थलीन भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सारे कार्बन वो हैं,
p ऑर्बिटल है सारे कार्बन के पास, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यहाँ पे 2 रिंग है तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट किया तो हमारे 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे एंथ्रासीन में हमने 14 पाई इलेक्ट्रॉन देखा जब हमने n की वैल्यू 3 पुट करी, और हमारा साइक्लिक भी है कंपाउंड, प्लेनर भी है और कंजुगेशन भी में भी है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक क्राइटेरिया एरोमेटिक होने की कंपाउंड की। ठीक है, कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी रहते हैं जो कि एरोमेटिसिटी दिखाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पायरोल होता है हमारे ये फ्यूरान जिसके पास ऑक्सीजन रहता है, और पिरिडीन जो कि 6 मेंबर नाइट्रोजन वाली रिंग रहती है उसको हम बोलते हैं पिरिडीन, 5 मेंबर नाइट्रोजन वाली रिंग रहती है उसको हम बोलते हैं पायरोल, और 5 मेंबर ऑक्सीजन वाली रिंग हमारी जो रहती है उसको हम बोलते हैं फ्यूरान। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पिरिडीन में देखें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में नहीं है, ये रिंग में नहीं जा रहे हैं, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब कि ये सिर्फ यहीं पे रखे रहेंगे। और इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब वो कंजुगेशन में पार्ट कर रहे हैं, मतलब कि रिंग के अंदर वो घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कोई हमारा सिस्टम के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी तक तो हमने देखा कि कोई भी हमारा जो सिस्टम है उसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे सिस्टम में तो वो हो जाते हैं एरोमेटिक। अगर हमारे सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो हम उसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी की। तो एंटी एरोमेटिकली हमारे जो कंपाउंड रहते हैं वो थोड़े से अनस्टेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं अनस्टेबल, अभी उसकी भी बात कर लिया जाए। तो आखिर वो अनस्टेबल क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ जाती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी हल्की कम हो जाती है, एनर्जी क्योंकि बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल रहता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, और उससे भी ज़्यादा अगर हम देखें स्टेबल तो वो होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कितने टाइप्स के हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख सकते हो 5 तरह के हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की हमारी क्राइटेरिया क्या थी कि हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, उसके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो कंजुगेशन में होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल था बेंजीन। ठीक है, एंटी एरोमेटिक के अगर देखें प्लेनर ये है, कंजुगेटेड भी है, पर अगर इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जो कि होता है हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन जो कि हमारा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। नॉन एरोमेटिक में हमारा क्या होता है कि अगर वो 4n + 2 भी इलेक्ट्रॉन हो या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, पर अगर वो नॉन प्लेनर है तो वो सीधा आ जाएगा हमारी नॉन एरोमेटिक की लिस्ट में। ठीक है, अगर होमो एरोमेटिक देखा जाए, ये आपके बीएससी के सिलेबस में नहीं है, ये हम एमएससी में पढ़ते हैं, फर्दर नेट या फिर गेट की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारा अगर कोई भी कंपाउंड है वो प्लेनर है, कुछ केस में वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को वो कर रहा है। ठीक है, अपने पास सिलेक्ट कर रहा है। तो अगर आप देख सकते हो ये कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, ये कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, ये कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, इसका अगर आप वो निकालने जाओगे हाइब्रिडाइजेशन तो इसका sp2 आएगा, इसका sp2 आएगा, इसका sp2 आएगा, पर ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp3। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर चले जाता है, मतलब कि प्लेन में जो हमारा प्लेनर जो कंपाउंड रहता है उनमें सिर्फ ये 3 ही कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। sp3 वाले को ऊपर कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो ये आप जैसे देख रहे हो पेंटेप, तो यहाँ पे 3 कार्बन हमारे जो हैं वो प्लेनर हैं, पर ये जो एक कार्बन है वो sp3 वाला है, तो ये 3 कार्बन ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन को ऊपर कर देते हैं और आपस में रिंग करंट को फ्लो होने देते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप जैसे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव लगा दूंगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो अगर आप चार्ज का शेयरिंग करके एरोमेटिक बना सकते हो कंपाउंड को, तो उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी अगर आप देखोगे तो सारे साइक्लिक हैं, सारे कंजुगेट में हैं, मतलब कंजुगेशन में हैं, और सारे के सारे कार्बन ही यहाँ पे प्लेनर रहेंगे। ठीक है,
तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा रहेगा, एरोमेटिक रहेगा, फिर उसके बाद स्टेबल रहेगी हमारी होमो एरोमेटिक, फिर क्वासी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे ज़्यादा जो लीस्ट अनस्टेबल होगा या फिर लीस्ट स्टेबल होगा, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा वो होगा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हकल रूल के बारे में, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इवन नंबर वाले कार्बन सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे ऑड नंबर ऑफ कार्बन सिस्टम के बारे में। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन सिस्टम का एक कॉमन नेम होता है जो होता है हमारा एन्यूलिन। तो एन्यूलिन आखिर होती क्या है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली, और फिर आगे हम साइक्लिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एल्यूमिन सबसे पहले न्यूट्रल होती है। ठीक है, मोनोसाइक्लिक होती है, मतलब एक ही साइकिल उसमें प्रेजेंट रहती है, एक ही चक्कर लगा रहता है। ठीक है, और उसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड रहते हैं, और वो एक इवन नंबर ऑफ कार्बन सिस्टम रहता है। एनुलिन को अगर आपको लिखना हो तो आप एक्स एनुलिन लिख सकते हो, जहाँ पे एक्स अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं अगर नहीं आऊँगा तो एक्स एनुलिन इज नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अपना बेसिक एनुलिन, जो हमारा सिंपलेस्ट एनुलिन इज 4 एनुलिन। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, तो हम एक्स एनुलिन की जगह लिख देंगे 4 एनुलिन। ठीक है, तो एक्स एनुलिन होता है हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन, जो कि बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं बेंजीन की तरफ, जो है हमारा 6 एनुलिन, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट हैं एक ही रिंग में, और यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड भी हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये इवन नंबर ऑफ कार्बन भी है, और ये न्यूट्रल भी है, मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये एकदम परफेक्ट क्राइटेरिया में फिट आता है 6 एनुलिन के। ठीक है, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक और स्टेबल भी होगा। ठीक है, उसके बाद हकल ने देखा कि इवन नंबर वाले में भी उसका रूल चल रहा है, इवन नंबर के कार्बन एटम में उसका रूल चल रहा है, और उसने ये देखा कि ऑड नंबर में भी उसका रूल चल रहा है, भले उनमें पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन की। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, जहाँ पे देखो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, सॉरी नहीं चल रहा है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है। जैसे ही हम इसमें बेस डालते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाता है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो अब इसमें अगर हम गिने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के। तो ये हो जाता है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही ये हो जाते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर, क्योंकि अब यहाँ पे हकल रूल फॉलो हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन कंजुगेशन में है, और सारे कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, ये वाला जो CP था वो एरोमेटिक भी नहीं था और एंटी एरोमेटिक भी नहीं था, क्योंकि उसमें एक sp3 हाइब्रिड कार्बन था। पर जैसे ही हमने इसमें डीप्रोटोनेशन किया, डीप्रोटोनेशन मतलब हो गया हाइड्रोजन का रिमूवल किया, जैसे ही हमने हाइड्रोजन का रिमूवल किया CH2 ग्रुप से, ये CH2 ग्रुप से हमने जैसे ही डीप्रोटोनेशन किया, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, जिसकी वजह से CP एनायन मतलब कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन हमारा हो गया एरोमेटिक कैरेक्टर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो ये बेंजीन से कम स्टेबल होगा, पर अपने ही करस्पॉन्डिंग ओपन चेन डेरिवेटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा। CP एनायन इज एरोमेटिक बट नॉट स्टेबल एज बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, और अपने ही ओपन चेन आयन से ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देख सकते हो एरोमेटिक है, साइक्लिक है, सारे वो इसके कंजुगेशन में है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे रिंग क्योंकि ओपन है। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन की, तो कैटायन में यहाँ पे होगा यही कि यहाँ पे 4 की जगह मतलब 6 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसकी वजह से ये हो जाता है हाईली अनस्टेबल और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल आयन की अगर हम बात करें, तो उसमें हमें अपोजिट देखने मिलेगा कि उसमें पॉजिटिव मतलब कैटायन जो अगर जो रहेगा इसका, जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोलियम आयन, वो रहेगा एरोमेटिक, और एनायन रहेगा एंटी एरोमेटिक। तो इसका एक बार प्रिपरेशन देख लेते हैं। कभी भी आपको ये याद रखना है कि अगर एरोमेटिक आपका बन रहा है कंपाउंड, तो वो बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, उसका रेट फास्ट होगा, पर अगर आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो बहुत ही रेट स्लो होगा, और वो बनेगा या नहीं बनेगा वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, मोस्ट केस में नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा स्टेबल कंपाउंड ही बनते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड कभी नहीं बनते। ठीक है,
तो साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल आयन कैसे प्रिपेयर हुआ, साइक्लोहेप्टाट्राइनॉल से, यहाँ पे OH था, जिससे ही उसमें हमने H+ डाला या फिर H2SO4 से रिएक्ट कराया तो ये OH इस H को लेके OH2 वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस प्लस चार्ज आया तो मतलब यहाँ पे ये वाला कार्बन भी कंजुगेशन में है, जिसकी वजह से रिंग करंट अपना बना रहा और यहाँ पे कंजुगेशन भी बनी रही और ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा कि वो बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल नहीं था, तो सिमिलरली ये भी बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, पर ये अपने ही करस्पॉन्डिंग ओपन चेन डेरिवेटिव से ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, ये देखो यहाँ पे वही है कि ये अपने ओपन चेन डेरिवेटिव से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेनाइल आयन की, तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन वाला पार्ट है वो रहेगा एरोमेटिक और नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा एंटी एरोमेटिक। इसका अगर प्रिपरेशन देखें तो ये देखो 3 मेंबर की रिंग है जहाँ पे एक Br अटैच है। जैसे ही हमने इसमें H2O डाला तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और ये बन गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है हमारा एरोमेटिक। और एरोमेटिक होने के बाद ये हो जाता है हाईली स्टेबल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, उसका रिंग का क्लोज स्ट्रक्चर, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, सब आज हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर हम सब डिस्कस कर लेंगे ताकि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि क्या पता किस यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ पूछा हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, ठीक है। ये कहाँ से वो हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, जो है हमारी एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़, ठीक है। अगर कभी पूछेगा कि कौन सी स्टडीज़ से आया है, तो एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ से मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है। ओपन चेन स्ट्रक्चर रहता है जनरली, हमारा जो बेंजीन का फार्मूला रहेगा, अगर हम देखें यहाँ पे n की वैल्यू अगर 6 पुट करके देखें तो C6H6 आएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो 8 हाइड्रोजन है वो कम है अगर इसका एल्कीन लेते, तो अगर C6H12 लेते, ठीक है, H14 लेते, सॉरी, क्योंकि एल्केन का ये रहता है ना CnH2n+2, अगर हम n की जगह 6 पुट करते तो यहाँ H14 रहते, पर जिस एल्केन से हमारा हेक्सेन से 8 हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब ये रहता है कि बेंजीन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पे वही लिखा है। तो इससे हमने कुछ पॉसिबल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के स्ट्रक्चर निकाले, जिसमें हमने ये तीनों स्ट्रक्चर निकाले। तो ये तीनों स्ट्रक्चर एडिशन रिएक्शन दे रहे थे, पर बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, जो कि ना एडिशन रिएक्शन देता है, ना डीकलराइज करता है KMnO4 को, ना रिएक्ट करता है HClO4 से, ना डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को। तो इसीलिए ये तीनों हमारे जो स्ट्रक्चर थे या फिर फॉर्मूला थे, ये हमने क्या कर दिए, रिजेक्टेड हो गया, ठीक है, या फिर इनको हमने वैलिड नहीं दिया, वैलिडिटी नहीं दी। अब हमें पता कैसे चला कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं। जैसे ही हमने उसमें एडिशन किया, जैसे बेंजीन में हमने 3Cl डाला तो हमें बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिला, तो इससे हमें ये पता चला कि इनमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। उसके बाद हमने इसमें साइक्लोहेक्सेन के साथ रिडक्शन कराया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ C6H12 मिल गया, मतलब साइक्लोहेक्सेन मिला बेंजीन का। जब हमने हाइड्रोजनेशन कराया, मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तभी जाके यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ा। हमने जब उसमें ओजोनेसिस कराया तो हमें ओजोनॉइड मिला, तो इससे भी यही हमें पता चलता है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये तीनों में से आप कोई सा भी रिएक्शन लिख सकते हो, मैं यही आपको बोलूँगा। अगर आपके एग्जाम में 5 नंबर का आ रहा है तो आपको ये तीनों ही रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद हम कैसे बता सकते हैं कि बेंजीन का सैचुरेटेड बिहेवियर है, तो प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड इन बेंजीन, हमें पता चल गया 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पर वो ऑक्सीडाइज भी नहीं करता बेसिक KMnO4 को, ना डिक्लराइज करता KMnO4 को। तो हमने ये यहाँ पे कंक्लूड किया कि ओपन चेन प्रेजेंट नहीं है बेंजीन में, इसीलिए ये नहीं कर पा रहा है इन लोग को ऑक्सीडाइज, ठीक है। सो इट कंक्लूडेड दैट ओपन चेन स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल, मतलब कि बेंजीन में ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। एंड इन इट कार्बन एटम आर जॉइंड विथ ईच अदर बाई अदर टाइप, मतलब कि इनमें कार्बन एटम आपस में ही ज्वाइन किए हैं, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका रिंग क्लोजर स्ट्रक्चर कैसे आया, जब हम बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, मतलब कि बेंजीन के ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्म मिला उसका
जो है हमारा क्लोरोबेंजीन। अगर हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लगाया, मतलब क्लोरीन लगाया, तो हमें सिर्फ एक ही आइसोमर मिला। मतलब कि आप कहीं से भी स्टडी करोगे तो सब सिर्फ आपको एक ही क्लोरीन दिखेगा। तो इससे ये पता चला कि हमारे जो 6 के 6 हाइड्रोजन हैं, अगर उसमें हम एक जगह क्लोरीन लगा दें, मतलब कि C6H6 जैसे रहता है फॉर्मूला, तो अगर हम C6H5Cl लगा दें तो हमें सिर्फ एक ही तरह का स्ट्रक्चर मिला, मतलब कि एक ही आइसोमर मिला, जो हमें ये बताता है कि उसमें जितने हाइड्रोजन हैं सब एक ही तरह के हैं। अगर हम डाई सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे एक, सॉरी हाँ, यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, तो हमें 3 आइसोमरिक फॉर्म मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये रिंग क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है। और बेंजीन साइक्लोहेक्सेन बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो साइक्लिक कार्बन है उसमें 6 कार्बन है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें 6 कार्बन है और ये बेंजीन है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही है कि बेंजीन जब मोनो सब्स्टिट्यूएंट में रहता है तो एक आइसोमर बनाता है, डाई सब्स्टिट्यूएंट में रहता है तो 3 आइसोमर बनाता है, और एक रिडक्शन शो कर देता है, मतलब बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाता है जब उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन और निकल से कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस में। तो ये तीनों चीज़ों ने हमें ये बताया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर रहेगा, रिंग में रहेगा। ठीक है। रुको एक मिनट। अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है अगर हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं 1,6 डाइब्रोमोहेक्सेन से, तो हमें एक क्लोज स्ट्रक्चर मिलता है। तो इससे हमें यही पता चलता है ये सारे रिएक्शनों से कि हमारा जो बेंजीन है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर है जिनमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के लिए आपको एकदम याद ही रखना है, कैक्यूले स्ट्रक्चर या फिर कैक्यूले फार्मूला। तो इन 1865 में कैक्यूले ने एक वो दिया, अपना एक फार्मूला दिया, जिनमें बताया कि ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का, ए साइक्लिक नहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, सजेस्टेड आ, मतलब कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिनमें 6 कार्बन रहेंगे, एक दूसरे से अटैच रहेंगे, एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे, हेक्सागोन मतलब जिनमें 6 कोने रहते हैं, और ईच कार्बन मतलब एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा और एक हाइड्रोजन से अटैच होगा। ठीक है। ठीक है। फिर इसी स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो 4th वैलेंसी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कैक्यूले, जिसकी वजह से इनमें कुछ ऑब्जेक्शन आए। फिर उन्होंने ये बोला कि 4th वैलेंसी में ये रहेगा कि हमारा जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है, फ्रॉम अबव स्ट्रक्चर 4th वैलेंसी ऑफ कार्बन वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड, सो कैक्यूले सजेस्टेड दैट इन रिंग, मतलब कि रिंग में ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे एक चेन की फॉर्म में। ठीक है। जिनमें पहला ऑब्जेक्शन आया जो कि आया लैंडनबर्ग ने, वो उन्होंने कहा कि ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, मतलब कि अगर ये देखो ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो सब्सटेंट लगा रहेगा इसको हम बोलेंगे ऑर्थो। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट रहेगा, मतलब कि ऐसे अगर मान लो 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें 2 हमें फॉर्म मिलेगी। ठीक है। अगर बोला जाए तो कुछ ऐसे, अगर मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, ये कोई एक्सपोजिशन है, इसका ऑर्थो ये भी है और इस साइड भी इसका ऑर्थो है। ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखें तो 1,2 और 1,6 फॉर्म मिल रही है, तो जिनमें कि ये जो हमारा है ये पोजीशन है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और जबकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो इसको वो किया कैक्यूले ने, ओवरकम किया, क्या कह के कि हमारे जो सिंगल और डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, वो रिंग में सर्कुलेट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक मैनर में या फिर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा 1,2 और 1,6 के कार्बन के बीच या फिर 1,2 और 1,6 के ग्रुप के बीच। यहाँ पे वही लिखा है, टू ओवरकम दिस ऑब्जेक्शन कैक्यूले सजेस्टेड दैट बॉन्ड्स आर नॉट इन अ फिक्स्ड स्टेट, मतलब कि हमारे बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिक्स स्टेट में नहीं है, दो ऑलवेज ऑसिलेट बिटवीन नियरेस्ट कार्बन, ये आजू बाजू के कार्बन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 1,2 आइसोमर और 1,6 आइसोमर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्शन ये आया कि हमें तो पता चल गया है कि 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है। लैंडनबर्ग ने कहा 3 डबल बॉन्ड है, तो ये आखिर ये इतना सैचुरेटेड बिहेवियर क्यों दिखाता है, ये तो एकदम हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से बुक में नहीं मिला मेरे को, पर यहाँ पे ये है कि कैक्यूले ने टाइम टू टाइम इसका भी वो दे दिया, एविडेंस दे दिया, ताकि ये ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्रिएट ना कर पाए।
इसका मेन रीज़न रहता है एरोमेटिसिटी। बेंजीन हमारा हाईली एरोमेटिक कंपाउंड रहता है, जिसके वजह से ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसके वजह से ये सैचुरेटेड होता है, ठीक है, जो हमें अभी पता चला। पर 1865 में ये चीज़ हमें पता नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आया थाइलेस का फॉर्मूला। इन्होंने पार्शियल वैलेंसी थ्योरी अप्लाई की बेंजीन के ऊपर। इन्होंने ये कहा कि कंजुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम में अगर क्लोज कंजुगेटेड सिस्टम है तो हमारी जो सारी पार्शियल वैलेंसीज है वो न्यूट्रलाइज है। मतलब कि इन्होंने यही कहा कि ये क्लोज कंजुगेटेड सिस्टम है, इनमें जो हमारी पार्शियल वैलेंसीज है, मतलब कि एक कार्बन की वैलेंसी जो हम नहीं समझ पा रहे थे, वो सारी न्यूट्रलाइज कर देती हैं आपस में एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, मतलब कि यहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से ये सैचुरेटेड हो जाते हैं। सिंपल सी यही बात है। एक बार फिर से बता देता हूँ, पार्शियल वैलेंसी थ्योरी अप्लाई की किसने की? थील ने की बेंजीन में, ठीक है, जिससे ये पता चला ड्यू टू कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम इन अ क्लोज कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब कि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है और वो भी एक क्लोज कंजुगेटेड सिस्टम में है, ठीक है, तो जिसकी वजह से सारी वैलेंसी न्यूट्रलाइज कर देती हैं एक दूसरे को, मतलब कि बाकी जो वैलेंसीज हैं आपस में इतना करंट फ्लो करते हैं कि सारी वैलेंसी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेंजीन कोई एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा पाता और सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और इस थेले ने ये स्ट्रक्चर्स दिए पार्शियल वैलेंसी से, ये ठीक है, आपको बनाना होगा तो बना लेना। एग्जाम में वैसे ये नहीं पूछता, कैक्यूले फार्मूला बहुत पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद लैंडनबर्ग ने अपना एक तो ऑब्जेक्शन उठा दिया था भाई साहब ने, उसके बाद उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया जिनमें उन्होंने ये कहा कि 6 कार्बन हैं वो 6 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे और जो हमारे 6 कॉर्नर हैं वो प्रिज्म को दर्शाते हैं। लंडन फार्मूला ने बोला कि उनका जो फार्मूला है वो 3D स्ट्रक्चर है, जबकि एक्सरे स्टडीज़ ने ये देखा कि 6 कार्बन हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनका ये वो ऑब्जेक्शन उठना ही था। जो और दूसरा हमारा जो पोस्टुलेट उन्होंने ये बोला अकॉर्डिंग टू प्रिज्म फार्मूला, ये है उनका स्ट्रक्चर लैंडनबर्ग का, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन इज ऑप्टिकल एक्टिव। उन्होंने ये बोला कि कोई भी अगर 2 जगह पे अगर हम सबसे वो लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, पर बाद में हमें पता चला कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आए हमारे क्लॉस एंड डेवार, उन्होंने अपने अपने फार्मूला दिए, ठीक है। क्लॉस एंड डेवार प्रपोज डायगोनल एंड पैराबॉन्ड फार्मूला फॉर एक्सप्लेनेशन। क्लॉस ने ये बोला कि हमारा जो हर एक कार्बन एटम पे लिंक्ड विथ ऑर्थो एंड पैरा एटम, मतलब कि ईच कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ ऑर्थो एंड पैरा एटम। जैसे ये कार्बन है, ये ऑर्थो से भी लिंक्ड होगा, मतलब कि इससे भी लिंक्ड होगा और इससे भी लिंक्ड होगा, ठीक है। क्लॉस ने ये बोला दिस इज पॉसिबल रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। उन्होंने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए ये नया स्ट्रक्चर बनाया क्लॉस ने, और बोला कि हमारा जो हर कार्बन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कार्बन से लिंक्ड होगा। दीवार ने ये बोला, अपना एक फॉर्मूला दिया, मतलब अपना एक स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने क्यों दिया? एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनॉल। क्विनॉल के ऑक्सीडेशन के लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया और ये एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि ये एक एसिमेट्रिक फॉर्म थी, मतलब कि यहाँ से तो दोनों साइड बराबर थे, पर अगर बीच से काटो या फिर साइड से काटो तो बराबर नहीं थे, तो इसीलिए ये वाला भी रिजेक्ट हो गया या फिर नॉट वैलिड हुआ। उसके बाद आए हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग आए 1887 में और बियर्स आए 1888 में। उन्होंने ये बोला कि 4th वैलेंसी जो हमारे कार्बन की है वो बीच में रहेगी, सेंटर में रहेगी, बाई इंटरेक्शन विथ ईच अदर, ये सब आपस में इंटरेक्ट करेंगे। दिस वैलेंसी एग्जिस्ट अ बैलेंस, ये एक बैलेंस क्रिएट करेगी जो कि एक एरोमेटिक प्रॉपर्टी देगी। पर जैसे ही हम इसका एडिशन रिएक्शन करते हैं तो ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी हट जाती है, जिसकी वजह से और एक नया फॉर्म बना लेती है जिसको हम बोलते हैं एल्किलिडीन, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला या फिर ये स्ट्रक्चर भी उतना वैलिड नहीं रहा। फिर हमारे आए मॉडर्न थ्योरी, जिसके अंदर 2 थ्योरीज आती हैं, एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी। तो बॉम्बर्ग, रॉबिन्सन, इनगोल्ड और हकल ने मिल के ये थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा आफ्टर अटैचमेंट ऑफ 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन ईच कार्बन हैव रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि कार्बन के पास 3 वैलेंसी रहती हैं, मतलब 4 वैलेंसी रहती हैं, पर यहाँ पे 3 वैलेंसी बनाया ना एक कार्बन ने। फॉर एग्जांपल ये देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये दूसरे कार्बन से। अब हर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग विथ ईच अदर, मतलब कि जैसे ही 6 वैलेंसी हमने बना ली, ठीक है। इसको मैं मिटा के दिखाता हूँ, सॉरी, इसको मैं मिटा के दिखाता हूँ अच्छे से। उन्होंने ये बोला, देखो पेन सिलेक्ट कर लूँ, हाँ, ये कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई अपनी फिक्स। फिर आपस में जैसे ये मिक्स करते हैं और एक
क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये होता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में रिवॉल्व कर रहे रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग विद ईच अदर दिस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ क्लोज ग्रुप, ये क्लोज ग्रुप बना लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट। यही सेक्सटेट रहता है जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी देता है बेंजीन को और दूसरे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को, सॉरी, ठीक है। तो यही जो हमारा एरोमेटिक सेक्सटेट है, यही जो इलेक्ट्रॉन की आपस में घूमने की प्रवृत्ति है, यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बेंजीन को भी और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी। तो ये तो होंगे हमारा बेंजीन C6H6, ये हो गया हमारा पिरिडीन C5NH5, ठीक है। और ये हो गया हमारा थायोफिन, नहीं ये फ्यूरान हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारा फ्यूरान, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, इनमें भी वही सेम स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। हर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक सेक्सटेट रिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होते हैं। ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कि सारे एटम यहाँ पे कार्बन है, एक एटम दूसरा है, तो इसीलिए हेट्रोसाइक्लिक हो गया कि यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारी दूसरी थ्योरी आई, देखो पहले तो थी हमारी एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, ठीक है। दूसरी थ्योरी आई रेजोनेंस इन बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, एक्सप्लेन द रेजोनेंस इन बेंजीन, तो ये आपको ये सब बताना पड़ेगा। एक्सले स्टडीज़ और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ ने बोला कि 6 कार्बन जो बेंजीन में प्रेजेंट है वो हेक्सागोन के शेप में प्रेजेंट है और वो एक ही प्लेन में है, मतलब कि अगर ये जैसे एक ही प्लेन है तो सारे कार्बन एक कोने पे लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका बॉन्ड एंगल आपस में 120 डिग्री है और बॉन्ड लेंथ है 1.40 एंगस्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड की, और डबल कार्बन डबल बॉन्ड की है 1.34 ठीक है। इन बेंजीन ऑल कार्बन जॉइन ईच अदर बाय पार्शियल डबल बॉन्ड। तो और दूसरा पॉस्टुलेट ये था कि हमारे जो सारे कार्बन हैं वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पर हमें इसको पेपर पे तो नहीं दिखा सकते, मतलब एक प्लेन पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप प्लेनर चीज़ ही दिखा पाओगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर 3D चीज़ है जिसको हम प्लेन पे नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ डबल बॉन्ड दिखाते हैं पेपर्स में, ठीक है। बेंजीन मेनली इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट है। उसके बाद हमने ये हमारे स्ट्रक्चर दिए 1 2 3 4 5। बेंजीन रेजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब कि ये पांचों स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ दर्शाता है बेंजीन, जिनमें से 1 और 2 हमारे जो स्ट्रक्चर है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये तीनों दीवार के स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों कैक्यूले के स्ट्रक्चर हैं। दीवार के स्ट्रक्चर की एनर्जी ज़्यादा थी, मतलब कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा वो उतना कम स्टेबल, तो इसीलिए जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा वो उतना कम स्टेबल और वो उतना ही कम कंट्रीब्यूशन देगा स्ट्रक्चर बताने में। और इसकी एनर्जी क्यों ज़्यादा थी? ड्यू टू पैरा बॉन्ड, ये जो बीच के बॉन्ड हैं ये प्रेजेंट थे इसके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। इसीलिए इसने मतलब दीवार के स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन कम रही स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। कैक्यूले के स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट थे और स्टेबल थे बाकी 3 स्ट्रक्चर से, और इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। ये कैक्यूले के स्ट्रक्चर हैं, आप इन तीनों में से कोई से बना सकते हो। रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस फॉर्मूला, मतलब कि जो हमारा असली स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो इन्हीं के बीच का इंटरमीडिएट है, इनका एवरेज नहीं है, जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है और वो है हमारी 1.40। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, सॉलिड सर्कल से या फिर डैश डैश वाले सर्कल से, ठीक है। इन दिस फॉर्मूला डॉटेड एंड सॉलिड सर्कल रिप्रेजेंट अनसैचुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने ये बोला कि डॉटेड सर्कल या फिर सॉलिड सर्कल कुछ भी आप बताओगे तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेशन को, जो कि सारे कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। शॉर्टनिंग ऑन बॉन्ड लेंथ कन्फर्म रेजोनेंस फार्मूला ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ बताया कि 1.34, ठीक है, 1.40 था, 1.40 से 1.34 हो गया, तो एवरेज यही निकला कि 1.34। तो जैसे ही शॉर्टनिंग हुई बॉन्ड लेंथ की, तो इससे हमें ये पता चलता है कि रेजोनेंस हो रहा है, सारे कार्बन पे इक्वली हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ कम हो गई। रेजोनेंस एनर्जी इन बेंजीन इज 39 किलो कैलोरी पर मोल, विच कन्फर्म दैट देयर रेजोनेंस हाइब्रिड फार्मूला। 39 किलो कैलोरी पर मोल थी रेजोनेंस एनर्जी, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि बेंजीन एक हाईली स्टेबल और एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस एनर्जी गेट मोर स्टेबिलिटी इन बेंजीन फ्रॉम इट एक्सप्लेनेशन एंड गिव एरोमेटिक प्रॉपर्टी टू इट। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये नॉर्मल साइक्लोहेल्केन है। अब साइक्लोहेल्केन में एक अगर एल्कीन प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। अगर उसका हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई।
जब हम साइक्लोहेक्सेन में 2 एल्कीन का डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्साडाइईन। उसको जब हम वो करेंगे, रेड्यूस करेंगे, उसके डबल बॉन्ड हटाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हो गई, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हम साइक्लोहेक्साट्राईन की हम जब उसका हाइड्रोजनेशन करें तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए थी, पर जब हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा और उसको हमने हाइड्रोजनेशन कराया तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि 36.5 किलो कैलोरी पर मोल से बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वो कम एनर्जी ले रहा है, जिससे हमें ये पता चला कि बेंजीन जो है हमारा वो साइक्लोहेक्साट्राईन नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल है और वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, जिसकी वजह से उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी आई है 36.5 आई है। लास्ट पॉइंट यही लिखा है, दिस मीन्स बेंजीन इज नॉट साइक्लोहेक्साट्राईन बट मोर स्टेबल दैन इट। द डिफरेंस इन टू एनर्जी इस रेजोनेंस एनर्जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला हमने, रेजोनेंस एनर्जी आ गई, और रेजोनेंस एनर्जी ही है जो बेंजीन को मोर स्टेबल और मोर एरोमेटिक बनाती है, ठीक है। उसके बाद आई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि सारे कार्बन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए तो 6 कॉर्नर है, 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जिनमें 3 sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब कि 3 हमारे जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और एक जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया था वो है हमारा 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनमें हर एटॉमिक p ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जो वही p इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखो ये हमारे sp2 ऑर्बिटल हैं जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है 3 sp2 ऑर्बिटल के, और जो 3 sp2 ऑर्बिटल हैं वो टेट्रागोनल प्लेनर में है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। और हर कार्बन ने अपने 3 sp2 ऑर्बिटल को कैसे यूटिलाइज़ किया, एक कार्बन ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक कार्बन ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाया, और एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसका 6 कार्बन फॉर्म्स अ प्लेनर रिंग। अब देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे वही लिखा है कि एक कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के बाद बनाया, जैसे ये कार्बन अगर हम देखें तो इसने इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो देखो, और एक p ऑर्बिटल सारे बेंजीन के कार्बन के पास है, ठीक है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। 6 p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर पैरेलल। ये सारे कार्बन एटम के जो p ऑर्बिटल हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, कार्बन एटम के p ऑर्बिटल पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर हैं प्लेन के, मतलब ये प्लेन हो गया तो ये कुछ ऐसे हैं p ऑर्बिटल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वही दर्शाता है आपको, ठीक है। उसका द p ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन कैन ओवरलैप। ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब सबका इन्वायरमेंट सेम है तो कैसे भी ओवरलैप कर सकते हैं। द चांसेस ऑफ ओवरलैप ऑन बोथ साइड आर इक्वल, दस ऑल p ऑर्बिटल आर कंसिडर एज ओवरलैप। जिसकी वजह से देखो इस साइड भी ओवरलैप कर सकता था, इस साइड भी कर सकता था, तो इसीलिए 6 p ऑर्बिटल हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि सारे के साथ ओवरलैप उन्होंने कर लिया, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर फॉर्म्ड। देखो जैसे ही ओवरलैप किया तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के ऊपर बना और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के नीचे बना है, और ये है रिंग, ठीक है। यहाँ पे वही दिखा रहा है। ऑल द 6 एटम इन बेंजीन आर बीइंग sp2 हाइब्रिड स्टेट, ईच कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन आर बॉन्ड आर फॉर्म बाई sp2। अगर देखो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, और कार्बन का अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो sp2 और s जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करके यूज़ हो रहे हैं। कार्बन के बीच 120 का बॉन्ड एंगल है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे होगा 180 का, ठीक है। तो ये हमारे जो 6 p ऑर्बिटल हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इन्होंने आपस में मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, जिनमें से 3 हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग में आएंगे और 3 आएंगे हमारे एंटी बॉन्डिंग में। तो देखो यहाँ पे हमारे 6 p ऑर्बिटल हैं, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब कि 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हमें देता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है मतलब देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फिलिंग होगी 1 2 3। तो ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो आखिर ये बेंजीन का हम प्रिपरेशन पढ़ क्यों रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, टोल्यूइन से बेंजीन कैसे बना, ये सारे चीज़ हमको देखना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और देखो यहाँ पे देखो
सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो पिछले साल में कितने बार आए हैं, 6 साल में 2 साल आया है, ये सब आपको मिल जाएंगे इसी नोट्स पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे, कि सल्फोनिक एसिड से हम कैसे बना सकते हैं बेंजीन और आगे क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। तो बेंजीन बनाने के 2 मेन प्रोसीजर रहते हैं। पहला तो ये कि बेंजीन रिंग से एक आप चीज़ निकाल दो, ठीक है, और या फिर बेंजीन में आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाल दो। तो सबसे पहले हम बेंजीन से निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड C6H5COOH। जब उसको हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडा लाइम आखिर होता क्या है, NaOH और CaO के साथ ये जब मिलता है तो वाटर यहाँ से निकल जाता है -H2O, तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, बेंजीन का। फिर से हम उसको जब NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो COO और Na निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाता है, ठीक है, Na2CO3 निकल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाता है और C6H6 हमारा बन जाता है। अगर आप इसको एक ही स्टेप में देखना चाहो तो होता ये है कि जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये CO2 निकल जाता है और ये H इसी के साथ रह जाता है, ठीक है। तो C6H5COOH से C6H6 ऐसे बनता है, ठीक है। सेकेंड है बाई ऑक्सीजन रिमूवल फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से अगर आप जिंक डस्ट का रिएक्शन कराते हो तो ऑक्सीजन को बस निकाल देता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप रिडक्शन करते हो डाइएथेनोइक सॉल्ट का, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और NaOH, तो होता ये है कि -N2X कोई सा भी हेलोजन हो, N2 के साथ Cl हो, Br हो, आयोडीन हो, कोई सा भी निकल जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। जब आप C6H5SO3H का आप वो करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, उनमें वाटर डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो आपका ये होता है कि H2SO4 निकल जाता है अलग से और ये H जुड़ जाता है C6H5 के पास जाके और C6H6 बना लेता है। तो ये हो गया पहला मेथड जहाँ पे हमने बेंजीन में लगे हुए सब्सटेंट को निकाल के बेंजीन बनाया। अब दूसरा इसका वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है कि आप बेंजीन में सब्सटेंट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वुड्स-फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे होता यही है कि 2 NaI और Br निकल गया अलग से, ठीक है, NaI और NaBr निकल गया और बीच में इन लोग के बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये पहला रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन मैंने डीप में एकदम डिटेल में बताया विथ मैकेनिज्म आने वाले वीडियो में, तो वहाँ से देख लेना। और इसका 1 शॉट वीडियो भी अपलोड करूँगा तो उसको भी पूरा देखना मत भूलना। वो 1 घंटे का या 2 घंटे का रहेगा, जितने का भी रहेगा, 1 शॉट में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से मिल जाएगा। तो होता यही है कि देखो ये है AlCl3 के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो HI बाहर निकल गया और ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया, ज़ाइलिन बन गया। क्लेमेंसन रिडक्शन में भी ऐसे ही होता है कि ZnHG और HCl के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो होता कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन हट के 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और यहाँ पे हमारा टोल्यूइन बन जाता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन ऐसे बनता है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हो किसी भी अल्काइल हैलाइड से तो होता ये है कि MgX2 निकल जाता है। अब यहाँ पे X की जगह Br है, ठीक है, MgBr2 निकल गया और टोल्यूइन हमारा बन गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, इससे पहले हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देख लिया है। आज हम देखने वाले केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन में आता है वो है हमारा एडिशन रिएक्शन, कि बेंजीन हमारा एडिशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन रिएक्शन में भी अलग अलग तरह के एडिशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ अगर हाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पे मतलब रिडक्शन हो गया, इसीलिए यहाँ पे A पॉइंट हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन बहुत तरह से हो सकता है। तो रिडक्शन का पहला टाइप है कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन, मतलब कि यहाँ पे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तब जाके साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा बेंजीन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन। सेकेंड है हमारा बर्च रिडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस रिडक्शन है। बेंजीन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड टू 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, मतलब कि ये जो बेंजीन है ये 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, मतलब कि 3 डबल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं जब हम इसको ट्रीट करेंगे सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया से, ठीक है, और उसमें कोई हम सॉल्वेंट डाल देंगे, ठीक है, इथेनॉल सॉल्वेंट डाल देंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ गया, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म होता है, पर आपके BSc में इतना ही आप याद कर लो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी बहुत कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म देखो तो देखो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे देता है, ये पूरा डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है और यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज, फिर ये पूरा डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता है, तो यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली देखो ये जैसे ही हुआ, अब
अब इसका आपने इथेनॉल के साथ वो कराया रिएक्शन कराया, तो होता ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के पास। अब सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, सोडियम ने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे भी आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको फिर से आपने इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई, तो ये कुछ ऐसा 1,4 साइक्लोहेक्साट्राइन बन गया, ठीक है। सेकंड है एडिशन ऑफ हेलोजन। पहला हमने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हमने दो तरह के रिडक्शन पढ़े, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से और बर्च रिडक्शन से। अब अगर हम हेलोजन का ऐड करते हैं, बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ हेलोजन, हेलोजन का ट्रीटमेंट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो उसमें फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है। देखो सनलाइट या फिर एच न्यू जहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे आपको फ्री रेडिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन होगा, जिसकी वजह से हमें बेंजील हेक्सा क्लोराइड या फिर BHC या फिर 666 मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे एक बेंजीन के हर कार्बन में एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन और उसी कार्बन पे क्लोरीन होंगे हर कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरे तरह की हमारी जो रिएक्शन रहती है वो हमारी होती है ओजोनोलिसिस, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें पहला हमारा ऑक्सीडेशन रहता है ओजोनोलिसिस। तो बेंजीन को जब आप ट्राई ओजोनॉइड से या फिर ओजोन से आप रिएक्शन कराते हो तो आपका बनता है ओजोनोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे होता यह है कि अगर एक एल्कीन को आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपका डायरेक्ट बनेगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो 3 एल्कीन है, तो यहाँ पे 3 एल्डिहाइड बनेंगे, वो भी आपस में एक जुड़े रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ग्लाइऑक्सल का फॉर्म होगा। इसका पूरा मैकेनिज्म अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अगले साल जब आप वो पढ़ोगे एल्कोहल्स और फिनॉल्स पढ़ोगे तब मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी इतना नहीं पूछता आपके, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप एरियंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, मतलब कि देखो ड्रास्टिक कंडीशन में रिंग टूट जाती है, रिंग में रप्चर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, रिंग टूट के कार्बन डाइऑक्साइड देती है, वाटर देती है और कुछ कुछ इंटरमीडिएट देती है और एलिफेटिक कंपाउंड बना देती है, ठीक है, अलग से निकल जाते हैं। तो ये जैसे C6H6 मतलब हो जाता है बेंजीन। बेंजीन में जब आप 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं वो V2O5 के साथ, वो भी 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये दोनों जो कंडीशन लग गई मतलब ड्रास्टिक कंडीशन है। तो होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, ठीक है, और एक आपको रिंग टूट के कुछ अलग ही फॉर्मेशन कर देती है, मैलिक एनाइड्राइड बन जाएगा। अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन लोगे और एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लोगे, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वो लोगे ऑक्सीजन लोगे और हल्का सा टेम्परेचर कम कर दोगे लेकिन V2O5 रहेगा, तो आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। अब आपको अगर सीधा HNO3 से रिएक्ट कराते हो तो आपको क्रिनोलिन बनता है, लेकिन अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और HNO3 ऐड करते हो तब आपका बनता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, सॉरी, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्विनोन बनता है यहाँ पे आपका, कैसे बनता है, देखो ये जो पूरा है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये एंड भी पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है और बीच के डबल बॉन्ड बस रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि HNO3 के साथ Ag2O2 लेना ही है, और कभी भी आप अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कराते हो बेंजीन का तो रिंग टूट जाती है और आपको म्यूकोनिक एसिड मिलता है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म नहीं है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन होमोलोगस। बेंजीन होमोलोगस मतलब क्या होता है, मतलब कि बेंजीन के ही पूरे स्ट्रक्चर रहता है, बस एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी ग्रुप आके जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, CH3CH2 मतलब होता है इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए मिथाइल बेंजीन हो जाता है, ये इथाइल बेंजीन हो जाता है, ये बेंजाइल क्लोराइड हो जाता है। तो ये बेंजीन के होमोलोगस है, देख सकते हो। ये फिनॉल है, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन की जगह OH है, यहाँ पे एनिलीन है। एनिलीन किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की जगह बेंजीन के 5 हाइड्रोजन तो वैसे ही रहते हैं और एक हाइड्रोजन की जगह NH2 आके जुड़ जाता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये जाइलिन हो गया। तो मतलब यही है कि होमोलोगस जैसे ये है टोल्यूइन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो वो डायरेक्ट आपको एसिड दे देगा, CH3 से COOH दे देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं, तो ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसका अगर इथाइल बेंजीन से भी देखें तो यहाँ पे देखो फिर से बेंजोइक एसिड बन गया, पर अगर 2 ऑर्थोजाइलिन से करेंगे, मतलब कि 2 जगह अगर CH3 लिखा है तो पहले एक जगह CH3 COOH आएगा,
फिर अगर फिर से रिएक्शन कराएंगे HNO3 से तो दोनों जगह आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलुइक एसिड, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, पी साइलेंट रहता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है, CrO2Cl2, ठीक है। क्रोमियम क्लोराइड से अगर आप उसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ टोल्यूइन से CH3 रिप्लेस होकर CHO जुड़ जाएगा। उसका अगर रिएक्शन कराओगे तो देखो ये CH2 तो वैसे ही रहेगा, CH3 हट के CHO जुड़ जाएगा, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम, ये हमारा नेम रिएक्शन में आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, जिसको हम मर्क्यूरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखो ये, ठीक है, ये इसके साथ निकल जाता है और बाकी आके जुड़ जाता है। देखो ये CH3COOH निकल गया अलग से और बाकी C6H5HgCOO CH3 जुड़ गया आपस में। और यहाँ पे वही लिखा है बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, ये मर्क्यूरिक सॉल्ट है। एल्कोहलिक क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल या फिर कोई भी मिथेनॉल इथेनॉल कुछ भी लिया है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में है, ठीक है। और जब इसको 70 से 160 डिग्री तक हीट कराते हैं तब हमारा ये सब्स्टिट्यूटेड अलग से हो जाता है और ये एसिड अलग से निकल जाता है और ये हमें कुछ फॉर्म मिलता है, ठीक है। बेंजीन इसके साथ सब्स्टिट्यूशन कर लेता है, मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन की जगह ये सब्स्टिट्यूटेड आ जाता है, ये चीज़ आ जाती है बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। उसका अगर बात करें क्लोरोमिथाइलेशन की, ठीक है, यहाँ पे होता यही है, AlCl3 है और ZnCl2 है। आपने एक बेंजीन लिया, एक फॉर्मल्डिहाइड लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड जो भी रहेगा वो अपना ऑक्सीजन देगा, बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन देगा और HCl से एक हाइड्रोजन निकलता है, जिससे हमें, और बाकी H2O वाटर को निकाल दो, यहाँ पे वाटर निकला देख सकते हो, और बाकी चीज़ को जोड़ दो जैसे जोड़ा था, C6H5 को जोड़ दो CH2 से, ये देखो CH2 से, और एक Cl से जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ आप बेंजीन लोगे, ठीक है, उसको हाइड्रोजन आयोडाइड से वो रिएक्ट कराओगे तो एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी और एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी और उसमें मिथाइल लगा होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होता तो मैं आपको बता देता, ठीक है। वीडियो बीच बीच में स्टक हो रहा है पर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है कि आपकी PPT नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, और आपका ये जो आपकी स्लाइड है वो चलती रहनी चाहिए। देखो मिक्सचर ऑफ डाईफिनाइल एंड फिनाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, ये देखो 2 बेंजीन से आपको 2 फिनाइल मिलते हैं, फिनाइल सिंगल बॉन्ड फिनाइल और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड, हमेशा ये याद रखना है आपको, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, HCHO से ऑक्सीजन निकलेगा, और अगर फिर से बेंजीन दिया है तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, आपको पानी निकाल देना है H2O की प्रेजेंस में और बाकी चीज़ को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिट्यूरेशन की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय डिट्यूरियम इज कॉल्ड डिट्यूरेशन। देखो कभी भी आप अगर H2SO4 लेते तो आपका बनता C6H5H, मतलब C6H6 बनता, ठीक है, और H2SO4, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिया है DHSO4, मतलब कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप लिया है आपने। तो देखो पहले तो ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा, फिर से अगर आप इसमें DHSO4 करोगे तो फिर से एक ड्यूटेरियम आएगा, और अगर आप 6 बार इसका DHSO4 से करोगे तो 6 बार D6 आ जाएगा, मतलब कि C6H6 की जगह C6D6 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ड्यूटोरेशन रिएक्शन। उसके बाद बढ़ते हैं फॉर्माइलेशन, जब कि हमें बेंजीन में एल्डिहाइड ग्रुप या फिर CHO जोड़ना हो तो हमें क्या क्या करना है। तो पहला है गेटरमैन कोच सिंथेसिस, कभी भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखे, HCl दिखे, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखे, AlCl3 दिखे, तो आपको C6H5 में CHO डायरेक्ट जोड़ देना है। पर आखिर ये होता कैसे है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो CO, HCl और ये तीनों मिलके एक ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनाते हैं, ठीक है। ये अपना Cl इसको दे देता है और ये इसके ऊपर आ जाता है AlCl, ठीक है, और ये HCHO ये इस तरह आ जाता है। अब देखो होता ये है, बेंजीन क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है C6H5 के साथ और इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर इसको जैसे ही आप AlCl4 के साथ रिएक्ट कराते हो तो AlCl3 निकल जाता है, HCl निकल जाता है और C6H5CHO निकल जाता है। इसका मैकेनिज्म उतना नहीं पूछता, पर फिर भी अगर आपको लगे तो आप लिख सकते हो। मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गेटरमैन कोच सिंथेसिस की। इसमें भी कुछ नहीं है, गेटरमैन जैसे था वैसे वो कोच था, ये है गेटरमैन सिंथेसिस। इसका में आपको बेंजीन का HCl से डायरेक्ट और HCl से डायरेक्ट रिएक्ट कराना है तो आपको C6H5CHO मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होता यही है कि देखो
आप इन दोनों का रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH। इसमें आप वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे O होगा ऐड, यहाँ पे H2 ऐड होगा, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा C6H5CHO और ये NH3 अलग हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, मतलब कि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करने वाले बेंजीन में और देखने वाले हैं कि ये कैसे आखिर होगी। तो रिएक्शन इन विच एनी हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कभी भी आपको वर्ड अगर मिले सुनने बेंजीन चैप्टर में तो मतलब उसका मतलब होता है बेंजीन ही होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे वही है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन को आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवा दो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ई के ऊपर अगर प्लस लिखा है तो मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। और जैसे ही वो बेंजीन के न्यूक्लियस के या फिर बेंजीन के क्लोज आती है, क्योंकि बेंजीन के पास 3 एरोमेटिक 3 वो है डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, या फिर कंपाउंड बन जाता है। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना चाहता है, ठीक है। पर जैसे जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है तो इसकी सिमेट्री, मतलब कि अभी देखो परफेक्ट रिंग करंट घूम रहा है, ठीक है, पर किसी भी अगर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया तो इसकी सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर हैं। फिर उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन विथ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके कंबाइन करेगा एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जिसकी वजह से एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा बेंजीन का, ठीक है, वो भी किसी बेस के प्रेजेंट में। और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर बायोमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूलर के रिएक्शन रहते हैं जिनमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और उसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। देखो तो यहाँ पे वही होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ पे आके जुड़ा, जैसे ही जुड़ा ये बुक में दिखाते हैं, पर आपको समझने के लिए तो कुछ समझना ही पड़ेगा ना। तो देखो होता ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये देखा इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये यहाँ गया, जैसे ही यहाँ गया तो देखो जैसे ही गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कब जनरेट हुआ था, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कब जनरेट हुआ था, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था और ये नेगेटिव चार्ज पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये पॉजिटिव चार्ज दिख गया। फिर आपने जैसे ही बेस डाला तो ये हाइड्रोजन H+ अपना H+ दे के और दोनों इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो अगर इसका मैकेनिज्म देखें जो कि एग्जाम में पूछता है, आपको पता रहना चाहिए। तो स्टेप 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एनी कार्बन एंड फॉर्म एडिशन प्रोटेक्ट कार्बोकैटायन। जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वैसे ही कार्बोकैटायन बन जाता है, यही हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। और यही हमारा स्लोएस्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, ठीक है। देखो ठीक है, यहाँ पे वही है, इसने ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गई, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर एक बना गया। अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर का क्या मतलब है कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें दिख ही रहा है तो ये हो गया, ये सेंटर, ये कार्बन हो गया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन, ठीक है। तब होता ये है कि बेंजीन, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर बना और इसी के वजह से रेजोनेंस होता है और स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है 4 इलेक्ट्रॉन का। अब वो कैसे होता है, अब जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चारों कार्बन 1 2 3 4 और 5, ये पाँचों कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आपस में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन। और ये कब होता है, जबकि हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कराते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, इन द सेकेंड स्टेप इंटरमीडिएट लॉस 1 प्रोटॉन। स्टेप 2 में होता यह है कि इंटरमीडिएट हमारा जो है ये इंटरमीडिएट है, प्लस यहाँ पे लिखा है, तो ये अपना बेस की प्रेजेंस में अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है कि हाइड्रोजन निकल जा रहा है पर अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में ही छोड़ जा रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिंग में देगा तो ये एरोमेटिसिटी वापस वो हो गई, बन गई, ठीक है। और ये अलग से बेस और हाइड्रोजन निकल गया और मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपको बेंजीन मिल गई। हियर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड SEAR।
एस मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ई मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक और ए आर मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग यह हमारा होता है SEAR, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे दो तरह के आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, एक होते हैं हमारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं हमारे पाई कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इन इट सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 फॉर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो एक हमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 फॉर्म होता है, ठीक है और हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इनकम्प्लीट न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन, देखो जैसे ये यहाँ पे आया तो हमारा एक इनकम्प्लीट, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डैश डैश है, तो मतलब इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1 में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पे से देख सकते हो सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 है ये, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करता है और कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स 3 में। यहाँ पे आप देख लेना कि कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 है, कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है, इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो हमारा रेट हो जाता है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट भी डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट मतलब होता है रिएक्टेंट, ठीक है। अब आखिर रोल क्या है सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस का, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता ये है कि नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं एरोमेटिक कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट उन लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई, जिनमें दो तरह के इंटरमीडिएट हमें पॉसिबल हैं, एक होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है पाई कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम वेलार्ड कॉम्प्लेक्स या फिर बेंजोनियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन करता है किसी भी कार्बन, बेंजीन के किसी भी कार्बन से, तो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इतना आपको बस समझना है, ठीक है। तो आखिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स है क्या, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो एक डबल बॉन्ड में हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल हो गए इन तीनों में हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनमें एरोमेटिसिटी नहीं है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए क्योंकि कम है, अनस्टेबल कम है, ठीक है। बस इनको स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी पाए हुए हैं और उसी स्टेबिलिटी का नाम है रेजोनेंस, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसीलिए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है। और इनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक H+ आयन लॉस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी वापस पा सके। अब क्या होता है पाई कॉम्प्लेक्स, वो भी देख लेते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये हमें बताता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ही हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स पहला स्टेप है और पाई कॉम्प्लेक्स दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब पाई कॉम्प्लेक्स डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल इज हेल्ड नियर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो ये बोलता है कि ये कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। आखिर ये हो क्या रहा है अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वही होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ये स्टेप बहुत ही फास्ट होता है। फिर जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया तो हमारा बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर जैसे ही क्या हुआ, हाइड्रोजन लॉस करके चला गया अपने आप को, तो फिर से बन गया पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग इज डिमिनिश्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जैसे ही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तो एरोमेटिसिटी वो हो जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और प्रोडक्ट में फॉर्म करने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं। और जैसे ही प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं तो वो पाई कॉम्प्लेक्स पहले बनते हैं। तो यहाँ पे होता यही है कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपका पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अभी इसने पूरा बॉन्ड नहीं बनाया है, बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जब आता है ये इलेक्ट्रोफाइल, तब हमारा बनता है पाई कॉम्प्लेक्स। पर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्ड बना लेता है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो वो हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर होता ये है कि हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है रिंग में, तो फिर से हमारा ये पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप रैपिड रिवर्सिबल फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है और हाई ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो पहले पाई
इलेक्ट्रोफाइल आया ये इसके इलेक्ट्रॉन के पास, तो एक पाई कॉम्प्लेक्स आपको मिला, फिर एक हाई एनर्जी का ट्रांजिशन स्टेट बन गया जब कन्वर्जन हुआ पाई का सिग्मा से, ठीक है। और इसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये तो आपसे पूछेगा नहीं, पर मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कुछ लगे ना, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म और सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स का रोल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की तरफ। तो पहला है हमारा हेलोजिनेशन। तो देखो बेंजीन में आप कोई सा भी हेलोजन डालोगे, यहाँ पे हम क्लोराइड डाल रहे हैं, ठीक है। तो Cl2 बॉन्ड Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे होता यह है फर्स्ट क्रोमियम आयन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे होता यह है कि एक क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव और एक के आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव जिस पे आया तो मतलब वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब होता यह है कि देखो फर्स्ट क्रोमियम आयन इज फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन आयन फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैक करेगा बेंजीन के डबल बॉन्ड पे, ठीक है। बेंजीन इनके डबल बॉन्ड पे, किसी भी एक डबल बॉन्ड पे वो अटैक कर देगा। तो यहाँ पे वही है, देखो सी बॉन्ड सी AlCl3 के साथ मिल गया और एक क्रोमियम आयन बनाया, और दूसरा जो Cl माइनस था वो यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके लिए सिंपल है, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करना और ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को भी तो सेटिस्फाई करना है, ये तो हमारा वो है ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आगे का बता दिया। यहाँ पे होता ये है, देखो ठीक है, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो होता ये है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये इस पाँचों कार्बन में डीलोकलाइज करता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये पाँचों कार्बन में डीलोकलाइज करेगा और ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको हुआ। फिर उसके बाद होता यही है कि अपना हाइड्रोजन जो रहता है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिंग में दे के इसको क्लोरोबेंजीन बना देता है और ये अलग से निकल जाते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड हमारी जो टाइप की रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, जब कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है तो हमारा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और हमारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है NO2 रेडिकल से, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आप जब PDF डाउनलोड करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम भी दिख जाएगा, जहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑर्डर भी लिखा है कि 6 साल में 6 साल कौन सा टॉपिक पूछा है, 6 साल में 5 साल कौन सा टॉपिक पूछा है, तो वैसे आप कर सकते हो। तो हम HNO3 को OHNO2 भी लिख सकते हैं। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो H3O प्लस मिलता है, 2HSO4 माइनस मिलता है और NO2 प्लस मिलता है, यही हमें इलेक्ट्रोफाइल रहता है। तो होता यही है कि बेंजीन का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से हमें कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये जहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो NO2 यहाँ पे है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इन पांचों कार्बन में वो डीलोकलाइज करेगा और डीलोकलाइजेशन के बाद कुछ हमें ऐसा इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन मिलेगा, मतलब कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। स्टेप 2 में होता यही है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में दे देगा और चला जाएगा और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन जो कि हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। तो बेंजीन को जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं 80 डिग्री सेल्सियस में विदाउट HNO3, ठीक है, तब हमें सल्फोनिक एसिड मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। होता यह है बेंजीन का एक हाइड्रोजन और H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हो और आप वाटर को निकाल दोगे तो आपको सीधे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो देखो H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3SO प्लस, ठीक है, HSO4 माइनस और SO3। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये SO3 जो है हमारा ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो पर होता ये है कि जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, वो कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। SO3 अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पर यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड थे तो उसने एक ले लिया तो सल्फर के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यही सल्फर ट्राईऑक्साइड जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से अटैक करता है ये और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और स्टेबिलिटी के लिए ये अपने हाइड्रोजन को लॉस करके एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेता है। अभी पढ़ते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो होता यही है कि बेंजीन के डबल बॉन्ड का एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आके चला गया, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ एक कार्बन सेंटर पे आए, वहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसने नेगेटिव चार्ज इस बार यहाँ गया, ठीक है, और SO3 माइनस के फॉर्म में जुड़ गया, ठीक है। अब होता यही है, इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये तीनों फॉर्म आई, और आफ्टर डीलोकलाइजेशन हमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोनियम आयन मिला, ठीक है, कार्बोनियम आयन मिला। अब हम जैसे ही प्रोटॉन को लॉस कराते हैं तो ये अपना H+ निकाल के चला जाता है, और ये जो H+ रहता है वो HSO4 जो हमारा शुरू में बना था वो लेके चला जाता है, और H2SO4 अलग से रह जाता है, और SO3 माइनस हमें दिखता है, ठीक है। अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई है। अब होता ये है कि वो जो H+ गया था, ठीक है, वो तो चला जाता है H2SO4 के साथ, और H3O+ हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अपना एक H+ यहाँ पे देता है, और SO3H का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये थोड़ा बाकी मैकेनिज्म से अलग है, बाकी रिएक्शनों से अलग है, इसीलिए ये आपको इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी होता है और एसाइलेशन भी होता है। जब बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं एसाइल से या फिर अल्काइल से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ध्यान से सुनना, एनहाइड्रस AlCl3, तब हमें अल्काइल या फिर एसाइल डेरिवेटिव मिलते हैं बेंजीन के, ठीक है। तो देखो, इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये हो गया अल्काइल क्लोराइड, तो ये हो गया अल्काइल और ये क्लोराइड, ठीक है। इसको जब हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो हमें टोल्यूइन मिलता है, और यहाँ पे हमें मिलता है एसाइल बेंजीन। देखो यहाँ पे अल्काइल बना है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, यहाँ पे एसाइल फॉर्मेशन एसाइल आके जुड़ा है तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इसके अगर मैकेनिज्म पे जाएं एक एक करके, तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइलेशन, तो कैसे हम अल्काइलेशन रिएक्शन पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे होता यही है, पहले क्या करना है रहता है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल या फिर मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो जब हम क्या करते हैं CH3Cl को AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये Cl इसके साथ आके जुड़ जाता है और CH3 के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके अगर आगे बात करें तो यही हमारा कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज ने इस CH3 को ले लिया और 3 वो बनाई, रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेट बनाई, और डीलोकलाइजेशन के बाद हमें कुछ ऐसा मिला, ठीक है, ऐसा सेंटर मिला। फिर इस सेंटर का पे होता यह है कि प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है रिंग पे, और AlCl4 के पास आके जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये हो जाता है टॉलिन का फॉर्मेशन, और ये एक Cl भी लेके चला जाता है हाइड्रोजन, यहाँ का ये जो प्रोटॉन है वो एक Cl लेके चला जाता है, HCl का बना देता है, और AlCl3 वापस जो अलग से चला गया, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं एसाइलेशन पे। देखो CH3COCl3 को हम जैसे AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CH3CO में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यही हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब होता यही है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गए, शिफ्ट हुए, तो यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज पे CH3CO+ ने रिएक्ट कराया, और ये हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिले 3, और डीलोकलाइजेशन के बाद हमें कुछ एसाइल कार्बोनियम आयन ऐसा कुछ देखने को मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद होता यही है कि अब देखो फर्स्ट स्टेप वही है, सबका सेम हो रहा है आजकल, आज के वीडियो में सबका स्टेप सेम ही हो रहा है, ठीक है। हो ये रहा है कि हाइड्रोजन सेकेंड स्टेप में अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और AlCl4 के साथ निकल गया, तो उसमें AlCl4 के साथ उसका एक Cl लेके भी निकल गया, तो HCl अलग से निकल गया, AlCl3 अलग से निकल गया, और COCH3 आपस में जुड़ गया, और एसीटेनोफिनोन या फिर एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो यहाँ पे वही है, देखो इलेक्ट्रोफाइल ये रहेगा, अगर बेंजीन आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। बेंजीन आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, गैटरमैन कोच, ठीक है, क्लोरोमिथाइलेशन, गैटरमैन फॉर्माइलेशन, और ये सब रिएजेंट, अगर आपके एरो के ऊपर ये सब रिएजेंट है, ठीक है, बेंजीन है और एरो के ऊपर ये सब रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। ये आपको चार्ट है, अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन या फिर SNAR रिएक्शन, ठीक है। तो ये अभी हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि हमने कैसे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया। अब आप इस वीडियो में ये देखोगे कि आप कैसे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा सकते हो। तो पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो देखो ये बेंजीन है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहते ही हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच रहता है,
तो बेंजीन इसके साथ बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसकी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन कराना, न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ देते हैं जो कि इसकी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाए, ठीक है। तो अब बेसिक पढ़ लेते हैं। इट इज़ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर एटम बाई ऑफ कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग बाई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। आप हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कराओगे किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से, तो वो हमारा रिएक्शन हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद होता यह है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, ऐसे कार्बन पे, बेंजीन के ऐसे कार्बन पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इसीलिए उसको ऐसा करना पड़ता है। तो सो ग्रुप विच आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, आप अभी आगे वाले वीडियो में पढ़ोगे कि कुछ ग्रुप होते हैं जो कि ऑर्थो डायरेक्टिव होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, और कुछ ग्रुप होते हैं जो कि मेटा डायरेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है। तो सो ग्रुप विच आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव इन विच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर मेटा डायरेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे होता यही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और मेटा पोजिशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये आपको आगे वाले वीडियो में आके पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो पहले हम लिखेंगे SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे वही है, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म प्रेजेंट इन विच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट लाइक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन पैरा नाइट्रो बेंजीन। मतलब कि नाइट्रो बेंजीन में आप सब्स्टिट्यूशन अगर कराना चाहो क्लोरीन का, ये देखो ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो NO2 जो हमारा ग्रुप रहता है ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप में होता है कि न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट है वो अटैक करता है कार्बन के उस सेंटर पे जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है, ठीक है। और इसी हमारे स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। पहले आपको डायरेक्ट रिएक्शन से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है। अब देखो हमने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे होता यह है कि ये बॉन्ड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है और यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ घूम रहा है, ठीक है। और अब जैसे ये यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया NO2 के पास, ठीक है। फिर NO2 ने वापस दिए यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। तो ये 3 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है। ये एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा, आपको फाइनल ये लिखना है, ठीक है, कि NO2 के साथ यहाँ NO2 भी आएगा, NO2 के साथ आपका कुछ नेगेटिव चार्ज ऐसे पांचों रिंग में वो करता है, रेजोनेट करता है, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि ये जो फाइनल अपना नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और क्लोरीन निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म है हमारा SN1 रिएक्शन। ये कि बहुत कम ही होता है ये बेंजीन रिंग में, ठीक है, या फिर किसी भी एरोमेटिक प्रोडक्ट में ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि ये हो। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल डाइज़ोनियम, ये आपको पास पढ़ लेना है कि एराइल डाइज़ोनियम का आपको कैसे करना है। पहले आप उसमें N2 निकाल देते हो, ठीक है, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हो। उसके बाद ही हम उसमें रिएक्शन कराते हैं। जब आप उसमें वाटर का रिएक्शन कराओगे तो OH वहीं पे आके जुड़ जाएगा जहाँ पे कार्बोकैटायन है। Cl माइनस का रिएक्शन कराओगे तो वो भी वहीं पे आके जुड़ जाएगा, या फिर CH3OH में भी OCH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। SN1 रिएक्शन में आपको बस ये आपको चीज़ याद रखनी है कि एराइल डाइज़ोनियम कैटायन कब बनता है, पहले उसमें नाइट्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पॉजिटिव चार्ज से बाकी नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ आके जुड़ जाते हैं, ठीक है, और H+ रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जो कि बेंजाइन मैकेनिज्म है। बेंजाइन मैकेनिज्म इज ओनली पॉसिबल वेयर SN2 इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि जहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा वहाँ पे होगा बेंजीन रिएक्शन। लाइक ये एक रिएक्शन है, मतलब कि एक एग्जांपल है, लाइक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन बाई OH कैन बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर एट डिफिकल्टी। जहाँ पे डिफिकल्ट रहता है वहाँ पे मतलब बेंजीन रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे SN2 रिएक्शन हो ही नहीं सकता वहाँ पे होता है।
This type of active compound substitution reaction are easily possible in the presence of any base. This reaction happens in benzene mechanism. अब ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत हमें कुछ हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है या फिर कुछ एक्टिव कंपाउंड बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है, जहाँ पे होता यह है पहले एलिमिनेशन कर देते हैं, उसके बाद हम करते हैं एडिशन। तो इसीलिए इसको हम ऑल्सो बोलते हैं, इसीलिए ये बेंजाइन मैकेनिज्म को हम दूसरा नाम से बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म या फिर एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, जहाँ पे पहले स्टेप में एलिमिनेशन होता है और दूसरे स्टेप में एडिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लो है हमारा कंप्यूटर, पर कोई टेंशन नहीं। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडा लाइम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसमें लिक्विड अमोनिया भी मिला होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लोरीन हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है NH2 से। देखो यहाँ पे वही है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये सोडा लाइम था, सोडा लाइम में क्या हुआ, NH2 माइनस है। तो अब होता यही है कि बेस की प्रेजेंस में, यहाँ पे बेस नहीं लिया है, सॉरी यहाँ पे बेस नहीं लिया गया है, बेस तो SN2 में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि NH2 यहाँ पे पहले नहीं आएगा, पहले होता ही है एलिमिनेशन होता है, पहले हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे आगे ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये Cl भी निकल गया, तो हमें मिला यहाँ पे बेंजाइन, और ये जो H निकला था H+ की फॉर्म में, ठीक है, ये क्या हुआ, NH2 माइनस से जुड़ गया और Cl माइनस तो वैसे ही रह गया, ठीक है। देखो अब बेंजाइन बन गया, पहले स्टेप में एलिमिनेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे NH3 बना था, जो उसने क्या किया, NH3 को HNH2 लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये होता यही है कि नेगेटिव चार्ज इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है, इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है। तो देखो जिस सेंटर पे अटैक करेगा उस सेंटर पे वो आके जुड़ जाएगा और दूसरे उसके सेंटर पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा H+ पे, तो ये दोनों एनिलीन प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो बेंजाइन से एनिलीन अगर आपको बनाना है तो आपको SN1 या फिर SN2 नहीं लिखना है, आपको लिखना है बेंजाइन मैकेनिज्म, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इससे पहले वाले हमारे वीडियो में हमने SN2 मैकेनिज्म में देखा कि वहाँ पे डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग की कुछ बात हो रही थी, ऑर्थो और पैरा और मेटा की कुछ बात हो रही थी, तो वही आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन अकर ओनली वन फॉर्म। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई X फॉर्म है, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे X है, मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है, तो ये सिर्फ एक ही फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगी। जबकि अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लें, मतलब कि बेंजीन पे हम अगर 2 सब्स्टिट्यूटेड ले लें, तो ये बहुत सारे फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सकती है। ये सेकंड वाला जो रहता है ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि वो 3 फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सकती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। अब ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, ग्रुप के अगर एकदम बाजू वाला कार्बन हो जाता है ऑर्थो कार्बन, ऑर्थो के बाजू वाला कार्बन हो जाता है मेटा कार्बन, और मेटा के बाजू वाला कार्बन हो जाता है पैरा कार्बन। अब पैरा के बाजू वाला हो जाता है मेटा और मेटा के बाजू वाला हो जाता है पैरा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप के दोनों साइड अगर एडजेसेंट कार्बन देखोगे तो वो हो जाते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो के एडजेसेंट पोजीशन देखोगे तो वो जाती है मेटा पोजीशन, और मेटा के बाद वाली पोजीशन हो जाती है पैरा पोजीशन, और वो किसके रिस्पेक्ट पे होती है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। आप यहाँ से नहीं देख सकते, अगर आप ग्रुप यहाँ पे लगाए हो तो ग्रुप के बाजू वाला, ग्रुप के फर्स्ट नंबर वाला कार्बन होगा ऑर्थो, सेकेंड होगा मेटा और थर्ड होगा पैरा, सिर्फ बेंजीन रिंग में, ठीक है। अगर आप नॉर्मल चेन में देखोगे तो वहाँ पे हो जाता है अल्फा, बीटा, गामा, जहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं रहता, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अगर बेंजीन रिंग है हमारी, ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, बेंजीन रिंग है तो ग्रुप के साइड वाले कार्बन हो गए हमारे ऑर्थो कार्बन, और ऑर्थो के साइड वाले हो गए मेटा, और मेटा के साइड वाले हो गए पैरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो द डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज आइदर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा विच इज मेजा इन विच मेजो इज़ वेरी लो, मतलब कि यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हो तो वहाँ पे मिक्सचर आपको मिल सकता है ऑर्थो और पैरा का, जहाँ पे मेटा बहुत ही लो होगा, या फिर आपको सीधा मेटा एक मेजर आइसोमर मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप इसका नाइट्रेशन कराओगे, फिनॉल का नाइट्रेशन करा रहे हो, तो आपको ये देखो, ये ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आपको मिल रहे हैं आइसोमर, ठीक है, और यहाँ पे मेटा मिल ही रहा है। अगर आप यहाँ पे नाइट्रेशन करा रहे हो तो ग्रुप के सीधा मेटा पोजीशन पे ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑर्थो और पैरा पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वही लिखा है इस लाइन का मतलब, ठीक है।
उसके बाद व्हेन अ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, तो देखो जब आप किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में, यहाँ पे वही है, अब आप इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट डालोगे तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, जब आप कोई वो करोगे दूसरा प्रोडक्ट डालोगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में या फिर कोई एक अलग सब्स्टिट्यूएंट डालोगे, तो जो नया एंटरिंग ग्रुप है वो मेटा पे जा सकता है, ऑर्थो पे जा सकता है, पैरा पे जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट। मतलब कि वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, अब इसमें आप कोई भी एक्स ग्रुप डाल रहे हो तो ये ऑर्थो पे भी जा सकता है, मेटा पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है, पर वो डिसाइड कौन करेगा कि ये किस ग्रुप पे जाएगा, वो डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप कि ये किस पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। द पोजीशन टेकन बाय एंटरिंग ग्रुप डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो पहले से ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है वही बताएगा इसको कि तुम्हें किस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। Some group directs new incoming group to ortho and para position and some group direct towards meta position। तो कुछ ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजते हैं आने वाले ग्रुप को, और कुछ ग्रुप मेटा पोजीशन पे भेजते हैं, और इसी ग्रुप के भेजने को ही हम कहते हैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द रिंग अफेक्ट नॉट ओनली द ओरिएंटेशन बट द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग। तो वो जो ग्रुप पहले से अटैच है वो सिर्फ वो रिंग का करंट बस नहीं वो करता अफेक्ट करता, वो रिएक्टिविटी भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे वही देखने वाली बात होती है। तो वहाँ पे हमें ये देखने वाली बात है कि हमारे ग्रुप से दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो वो आखिर होते क्या हैं? दीज आर जनरली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कब भेजेगा, ठीक है। दे डायरेक्ट, और यही जो ग्रुप रहते हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। जब ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे भेजेंगे, ठीक है। और ये ग्रुप जनरली होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस आर जनरली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दैट इज दे डायरेक्ट द न्यू एंटरिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिखा है, मतलब कि ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, ये देखो सबके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर रहता है, क्लोरीन के ऊपर भी रहता है 3 लोन पेयर, ब्रोमीन के ऊपर भी, आयोडीन के ऊपर भी। अब देखो CH2OH में OH के ऊपर रहता है, यहाँ पे CH2Cl में Cl के ऊपर रहता है, N2 में N के ऊपर रहता है, यहाँ पे भी N के ऊपर रहता है, ठीक है। COOH में O के ऊपर रहता है। तो ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर इनमें से कोई सा भी ग्रुप आपको मिल जाए अगर बेंजीन में लिखा हुआ, और आपको एक और ग्रुप अगर ऐड करना हो तो आप ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही डालोगे, ठीक है। या फिर करते क्या है, दीज ग्रुप्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये अपने लोन पेयर बेंजीन के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप जो रिंग है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि बेंजीन से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। और ये आने वाले हमारे जो ग्रुप हैं, देखो ये ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आने वाले ग्रुप को सिर्फ इसी पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे, दो मेटा पोजीशन है, दोनों में से किसी भी मेटा पोजीशन पे डाल देगा। और वो ग्रुप होते हैं NO2, SO2, SO2Cl। ये सारे ग्रुप्स जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, या फिर इन पे प्लस चार्ज होता है। अगर किसी भी ग्रुप में प्लस चार्ज है और वो बेंजीन पे लगा है तो मतलब कि आने वाले ग्रुप को वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही आने देगा, ठीक है। These are electron withdrawing group and decreases the electron density on the ring, hence they decrease the activity of the ring। तो ये इसीलिए बेंजीन को कम एक्टिव बनाते हैं, इसीलिए हमारा ये कहलाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप्स, तो पिछले वीडियो में हमने एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को देखा, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। आज हम देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। तो आखिर ये होता क्या है? When monosubstituted product of benzene is converted to disubstituted, मतलब कि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का रहता है एक ही आइसोमर, और जो हमारे डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के प्रोडक्ट रहते हैं उसके रहते हैं 3 आइसोमर, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। तो होता यही है कि जब वो मोनो से डाइसब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं तो एग्जिस्टिंग जो ग्रुप रहता है जो कि रिंग में पहले से प्रेजेंट था, वो आने वाले ग्रुप को एक डायरेक्शन देता है, एक पोजीशन देता है कि तू ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा या फिर तू मेटा पोजीशन पे ही रहेगा। और इसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने वाले ग्रुप को ही हम बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है। जो ग्रुप जो पहले से रिंग में प्रेजेंट है ग्रुप, वो इन्फ्लुएंस करता है आने वाले ग्रुप की पोजीशन को, इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है।
तो द पोजीशन टेकन बाय एंटरिंग ग्रुप डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। तो वही जो आने वाले ग्रुप है उसकी पोजीशन डिपेंड करती है जो वहाँ पे ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर। द प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप स्पेसिफाइड बाई टू वेज। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में टॉपिक आ गया एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, अगर आपको 5 नंबर में आ गया तो आपको ये दोनों रूल्स या फिर लॉस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल रूल और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, ठीक है, ऑब्जर्व इन द रिंग ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पेरिकल लॉ। तो इसको दिया था हैमिक इलिंगवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने और इसका नाम पड़ गया हैमिक इलिंगवर्थ रूल, ठीक है। तो ये यही बोलता है दैट बेंजीन डेरिवेटिव C6H5XY, XY मतलब कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, विच हैज़ सब्स्टिट्यूएंट XY, X इज डायरेक्टली अटैच टू द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस मतलब X हमारा जो है वो अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो अगर Y हमारा आने वाला ग्रुप है, तो अगर Y हमारा आने वाला ग्रुप है, Y इज़ इन हायर ग्रुप दैन X और उसका वैल्यू जो है या फिर हायर ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में और उसका सेम ग्रुप है जिसका लोअर एटॉमिक वेट है, ठीक है। मतलब कि ये जो आने वाला ग्रुप है ये इसका वैल्यू ज़्यादा है, हायर वैल्यू है पीरियोडिक टेबल में और इसका एटॉमिक वेट कम है, तब ये हो जाएगा Y आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पे, ठीक है। और अगर Y ग्रुप उससे कम है या फिर उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो वो हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग पे, ठीक है। ये उतना अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, इसको एग्जांपल समझते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन XY मेक्स इट मेटा पोजिशन वाइल अ नेगेटिव चार्ज मेक्स इट ऑर्थो पोजिशन। तो यहाँ पे वही है कि अगर NH2 है हमारा, ठीक है, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आएगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि NH2 के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। अगर NH3 प्लस है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा मेटा पोजिशन पे। अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो आ गया मेटा पे और नेगेटिव चार्ज आ गया तो मतलब वो आ गया ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। सिमिलरली अगर COO नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो वो आ जाएगा COOH अगर आ गया तो वो हो जाएगा मेटा पे और COO नेगेटिव आ गया तो वो हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। तो ये उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए ये वाला जो रूल था वो हो गया, मतलब उसको उतना मान्यता नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड C भी हमारा हो जाएंगे ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। CH Cl2 दोनों तरह के वो दिखाते हैं। CH फेवर करता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन को और Cl फेवर करेगा मेटा डायरेक्शन को, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है वैसे था भी ये, बहुत सारे लोग को समझ में आया ही नहीं। तो इसके ड्रॉबैक्स थे एम्पेरिकल रूल के, दे डू नॉट इंडिकेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म। इन्होंने सिर्फ ग्रुप में ये बताया, पोजीशन बताई, इन्होंने ये नहीं बताया, एम्पेरिकल ने हमारे क्या नाम था साइंटिस्ट का, हैमिक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ द कैटलिस्ट भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इनके डायरेक्टिव ग्रुप को, जिसकी वजह से हमारा कोई भी ग्रुप स्ट्रिक्टली ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लग सकता और या फिर स्ट्रिक्टली मेटा पोजीशन पे नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसी दुविधा को कम करने के लिए हमारे पास आए मॉडर्न थ्योरी जो कि एकदम अभी तक चल रही है, ठीक है। बेंजीन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, हमें पता है बेंजीन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है। और जब भी उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ता है तो वो उसकी यूनिफॉर्मिटी या फिर सिमेट्रिकल बिहेवियर उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें मिलती है, सच एज इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, ठीक है। वो भी किस पोजीशन पे मिलती है? किसी किसी पोजीशन पे मिलती है जिस पोजीशन से वो सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज़, जिसकी वजह से हमें ये होता है कि हमें चार्ज सेंटर मिल जाते हैं बेंजीन की रिंग पे, और जिस रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है उस पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हमें दिखती है मेटा पोजीशन पे। ये पॉइंट फिर से बता देता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर, ठीक है, तो वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, मेटा पे नहीं बढ़ाते। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें मेटा पोजीशन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा दिखती है। तो आप ऐसा ही याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन की वो बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की बढ़ाता है।
पर अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको ये स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा जो है, ठीक है। उसके बाद होता यह है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ग्रुप्स लाइक OH, OCH3 और बाकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये कैसे बढ़ाते हैं? द इंक्रीज इन डेंसिटी बाय इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये इन सारे इफेक्ट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। ये हम अभी पढ़ेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप, ठीक है। देखो, एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप ऑल द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CH3 हो गया, C2H5 हो गया। कोई भी एल्काइल ग्रुप भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग रहता है, लेकिन उन पे लोन पेयर नहीं रहते हैं, ठीक है। OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे जो ग्रुप हैं इन पे लोन पेयर रहते हैं और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी रहते हैं, ठीक है। पर जो एल्काइल ग्रुप रहता है उन पे लोन पेयर नहीं रहता, फिर भी वो क्या रहते हैं? अपने ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग रहते हैं, ठीक है। सिंस दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन कंजुगेशन विद द रिंग, देयर +m इज ट्रांसमिटेड ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब +m क्या होता है? वो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। +m मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, -m मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। इतना समझ जाओ। तो देखो यहाँ पे +m लग रहा है, मतलब कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो गया। अब लास्ट में होता ये है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है और ये फिर से फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, ठीक है। अगर अब हम पढ़ें OH ग्रुप का डायरेक्ट मतलब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो आखिर है क्या? द OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिनॉल का जो OH ग्रुप है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। और फिनॉल का जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन पे और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट देता है और इलेक्ट्रॉन को डालता है रिंग में, ठीक है। ये होता है हमारा फिनॉक्साइड आयन। ये कैसे बना? हमने जब इसका आयनाइजेशन किया, अभी क्या बात हो रही है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जैसे ही आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सब समझ में आएगा। इन एडिशन टू दिस, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है ऑर्थो और ये है पैरा और ये है ऑर्थो, ठीक है। तो होता यही है कि अपने ऑक्सीजन भाई जी हैं जो, वो अपना लोन पेयर यहाँ देते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड रहते हैं वो यहाँ आते हैं। ये रिंग में जो बॉन्ड है वो यहाँ है, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ पे इस बॉन्ड ने सब्स्टिट्यूशन मार लिया, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे वही होता है। तो देखो आप देख सकते हो, अगर मैं आपको मिटा के दिखाऊँ, आप देख सकते हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपके नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक नेगेटिव चार्ज, ये पैरा पे हो गया और ये ऑर्थो पे हो गया। तो यही हो गया हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है हमारा OH, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है OH का आप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताओ, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। जिसकी वजह से दिस मेक्स फिनॉल सो रिएक्टिव दैट इट कैन बी नाइट्रेटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जैसे देखो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आ गया है तो नाइट्रेशन वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, जिनमें हम डाइल्यूट HNO3 से भी वो कर सकते हैं, उसका रिएक्शन कर देख सकते हैं और हेलोजिनेशन भी आप कर सकते हो इसका ही, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन पे अगर आप देखो तो ये किस इंटरमीडिएट से वो कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फिनॉक्साइड आयन से, जहाँ पे अगर आप इस पहले इनमें देखो तो हाइड्रोजन है, अगर आप हाइड्रोजन भी निकाल दो तो ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको मिलेंगे नेगेटिव चार्ज, जो कि आगे फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छे हो कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। सिमिलरली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अगर आप पढ़ोगे NH2 ग्रुप का, तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है, जो हमें दिखाएगा -I इफेक्ट और रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए, पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। देखो इसने पहले तो -I दिखाया, ठीक है, -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, क्योंकि ये नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पर नाइट्रोजन के पास कुछ लोन पेयर भी है जो कि दिखाएंगे +M और +R इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस।
तो देखो पहले इसने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया नेगेटिव चार्ज, जो कि हाईली वो एक्टिवेट कर दिया रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हेलोजन या फिर कोई भी हेलोजन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे। ठीक है, हेलोजन एटम इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे ये क्यों है? क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर, 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, और ये हल्का सा इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, तो जैसे हमें आप लोग को ये पता होगा, आपने कभी भी ये पढ़ा होगा MARHI। ठीक है, मेसोमेरिक एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रॉन ये इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मेसोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, मेसोमेरिक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन मेकिंग द हेलोजेंस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो क्लोरीन भले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, भले क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, पर प्लस आर्म इफेक्ट का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज़्यादा ही मिलती है इन केस ऑफ एनी हेलोजेंस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, फेनोलिक ईथर। ठीक है, फेनोलिक ईथर मतलब क्या होता है? ये बेंजीन रिंग है, उस पर कोई ग्रुप लगा है O और R। ठीक है, ये हो गया फेनोलिक ईथर। इन केस ऑफ फेनोलिक ईथर देयर इज नो आयनाइजेशन ऑफ ग्रुप, यहाँ पे कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, पर ऑक्सीजन हमारा माइनस आई इफेक्ट भी देगा। माइनस आई इफेक्ट क्यों देगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी रिंग से और इलेक्ट्रॉन देगा भी रिंग पे। क्यों देगा? क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स भी हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग मेसोमेरिक इफेक्ट इंक्रीजेज द रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन दिस पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे वही है, ये देखो CH3 की जगह कोई भी R ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ सकता था, इथाइल जुड़ सकता था, ब्यूटाइल जुड़ सकता था, कुछ भी जुड़ सकता था। ठीक है, तो पहले तो इसने माइनस आई इफेक्ट दिखाया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया रिंग से। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? प्लस M इफेक्ट दिखाया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिली हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो। अब बात करते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप की। ये एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है? एक पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट वो करता है, जनरेट करता है। और ये कौन सा जनरेट करता है? प्लस आई इफेक्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा वो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के साथ भी हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे प्लस आई के साथ प्लस H इफेक्ट भी आता है, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वैसे ही है सारे खेलों में, मतलब सारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप वैसे ही करना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। अब कैसे पता चलेगा हाइपर कंजुगेशन है? भैया ने तो बताया ही नहीं। देखो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ आता है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ आया तो हाइड्रोजन चला नहीं गया, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में H+ के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रही है। लास्ट में ये होता है ऐसे है। ठीक है, ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे एरोमेटिसिटी फिर से आ जाती है और ये H+ को फिर से ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं ऐसे सब्स्टिट्यूशन जो कि मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 हो गया, COOH हो गया, CCl3 हो गया, SO3H हो गया, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज आपस में कैरी करते हैं। नाइट्रोजन NO2 भी कैरी करता है, COOH। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, CCl3 भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, SO3H भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, जब ये रिंग से अटैच करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से रिंग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को रिंग देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और जो हमारा वो रहती है रिंग रहती है, वो लेस रिएक्टिव हो जाती है या फिर डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ हम मेटा पोजीशन पे ही करा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NO2 ग्रुप की। नाइट्रोबेंजीन कंटेन NO2 अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एंड इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, सो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, सो माइनस आई इफेक्ट की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पा रहे हैं। NO2 पे कोई वो लोन पेयर नहीं है, तो कि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता और इलेक्ट्रॉन वो आराम से ले सकता है। ठीक है, इट हैज़ डबल बॉन्ड विच कैन फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो NO2 का ग्रुप
NO2 कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये होता यही है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे के पास रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो होता यही है, ये रिंग से जब लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये देखो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का। उन लोग नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं और मेटा डायरेक्टिंग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे, जिसकी वजह से सिर्फ हमारी जो मेटा पोजीशन है उस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहती है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे ही आके जुड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई भी ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे वही होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जैसे ये यहाँ पे आया, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। अब बात करते हैं COOH ग्रुप की। इसमें भी आप देख सकते हो द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ग्रुप आर ड्यू टू टेंडेंसिटी टू पोलराइज सो दैट अ नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द ऑक्सीजन। देखो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये डबल बॉन्ड पे है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए रिंग से और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से मेटा पोजीशन हमारी हो गई इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम है। फिर से बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आया ये बॉन्ड, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ आया ये बॉन्ड, तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड ने यहाँ शिफ्ट किया, जिसके ऊपर आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, तो ये फिर से कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम CCl3, जो कि एक माइनस आई इफेक्ट वो करता है, एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है और ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, जिसकी वजह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारा जो रहता है ज़्यादा रहता है। दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग अदर देन दिस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ CCl बॉन्ड। तो यहाँ पे CCl हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है, पर हम बात कर सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग की, तो ये मेटा डायरेक्टिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये माइनस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा लगाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो यहाँ पे -m भी लगता है, -I भी लगता है और -H भी लगता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा वर्क करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को वो कर लेते हैं, खींच लेते हैं। देखो इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ गए, जैसे ये बॉन्ड यहाँ गए तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ गए, जैसे ये बॉन्ड यहाँ गए तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आ गए ये बॉन्ड, ठीक है, जैसे ये यहाँ आया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को ये Cl ने फिर से दे दिया। तो देखो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें फिर से मिल गया, ठीक है। सो गाइस ये था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये अगर नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।